हेलो टू ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में जैसे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी जो थी हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के लिए मैंने आपको ये बोला था कि ये जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटिटी है इसे हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली मेजर करने के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं आज एक एक्सपेरिमेंटल मेथड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 या 3 मार्क्स का डायरेक्टली आपको एग्जाम में मिल जाता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड टू कैलकुलेट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज गाइस मेथड। तो बेसिकली हमारे सिलेबस के अंदर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को कैलकुलेट करने के ना 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है हमारा गाइस मेथड और दूसरा मेथड है हमारा फैराडेज मेथड। दोनों मेथड जो है वो लगभग सेम है। फैराडे मेथड इज ए फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ गाइस मेथड, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम दोनों मेथड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा गाइस मेथड। तो गाइस मेथड के लिए जो हमारे पास हमारा बेसिक सा apparatus है वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस मेथड के अंदर हमने 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज करना होता है जिनकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है वो वेरी कर सकती है 5000 गॉस से लेके 20,000 गॉस तक। तो इतनी हाई स्ट्रेंथ वाला मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें चाहिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। फील्ड हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने ऐसे वायरिंग वाली जो शेप है वो हमारी मैग्नेट्स के ऊपर लगा दी है। फिर हमें इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में हमारा सैंपल जो है वो प्लेस करना होता है जिस सैंपल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब आपको भी पता है कि हमारे पास जो सब्सटेंसेस होते हैं वो डायमैग्नेटिक भी हो सकते हैं और पैरामैग्नेटिक भी हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू ज्यादा आती है और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो है वो या तो लो आती है या 0 आती है या नेगेटिव आती है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करने की ट्राई करेंगे। तो बेसिकली हमने किया क्या, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं इनके बीच में हमें सैंपल प्लेस करना है। सैंपल प्लेस करने के लिए हमने जो ट्यूब यूज की है इस ट्यूब को हम बोलते हैं पायरेक्स ट्यूब, क्योंकि ये पायरेक्स नाम के मटेरियल से बनी होती है और क्योंकि इस ट्यूब को हम गाइस मेथड के अंदर यूज कर रहे हैं तो इसको गाइस ट्यूब भी बोल देती होती है। तो हमने हमारे 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बीच में एक पायरेक्स ट्यूब को सस्पेंड कर दिया, सस्पेंड मतलब लटका दिया, और उस पायरेक्स ट्यूब के अंदर हमने हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो डाल दिया जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। जब हम हमारे सब्सटेंस को हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल करेंगे तो हमें इस तरीके से फिल करना है कि जो आधा सब्सटेंस है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहे और बाकी का जो आधा सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर रहे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारे डायग्राम में। आपको डायग्राम बनाते टाइम एग्जाम में भी ये ध्यान रखना है कि जो आपकी पायरेक्स ट्यूब होगी उसको आप इस तरीके से सस्पेंड करो कि आधी पायरेक्स ट्यूब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के रेंज में आए और आधी पायरेक्स ट्यूब जिसमें सैंपल कंटेन है वो हमारी टेस्ट ट्यूब के बाहर आए। मतलब जितना भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का सैंपल आप ले रहे हो, आधा सैंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से बाहर होना चाहिए और आधा सैंपल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होना चाहिए। फिर इस टेस्ट ट्यूब को हमने या पायरेक्स ट्यूब को हमने एक वेइंग बैलेंस मशीन के साथ जो है वो कनेक्ट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारे सब्सटेंस में वेट चेंज कितना हो रहा है। वो मैं आपको सारा भी प्रोसीजर जो है वो बताऊंगा। तो बेसिकली हमने हमारे पायरेक्स ट्यूब को कनेक्ट किया हुआ है वेटिंग बैलेंस मशीन से। हमने इस पूरे ऑपरेटर्स को थोड़ा सा कवर किया होता है ताकि एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो हमारे फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, वो यहाँ से कम डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करें। तो ये हमारे पास हमारा बेसिकली जो है वो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये अरेंजमेंट का सेटअप करते हैं और अरेंजमेंट सेटअप करने के बाद जो हमारे पास हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है जो हमने हमारे पायरेक्स ट्यूब के अंदर फिल किया, इस सब्सटेंस का वेट करते हैं हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले।
तो जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले हमारी वेट की वैल्यू आती है वो वेट हम नोट डाउन कर लेते हैं, वो हमारी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी। फिर एट लास्ट हमने क्या किया, हमारा जो ऑपरेटस है वो हमने स्टार्ट कर दिया। ऑपरेटस स्टार्ट किया तो यहाँ से हमारे पास हाई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो प्रोड्यूस होगी। क्योंकि सब्सटेंस हमारा पैरामैग्नेटिक है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से हमारा जो सैंपल है वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब क्योंकि हमारे पास आधा सैंपल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर है और आधा सैंपल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाहर है, तो जो सैंपल का पार्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर होगा, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेंज में होगा, सिर्फ वही हमारा पार्ट जो है वो मैग्नेटाइज होगा। जो सैंपल हमारा ऊपर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बाहर है, जो उसकी रेंज में नहीं आ रहा, वो सैंपल हमारा मैग्नेटाइज नहीं होगा। अब जो पार्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर था वो पैरामैग्नेटिक होने की वजह से मैग्नेटाइज हो गया, और मैग्नेटाइज होने की वजह से वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो शो करेगा। नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करेगा तो ये नीचे की तरफ जो है वो मूव करने की कोशिश करेगा, जिस वजह से हमारे एनालिटिकल वेट बैलेंस पे वेट की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब भी हम हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को प्लेस करते हैं हमारे गाइस एक्सपेरिमेंट में और उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट और आफ्टर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट, तो हम ये देखते हैं एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के बाद जब हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो गया तो वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई करता है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो हमारे पास हमारी इनिशियल वैल्यू आ रही थी वेट की वो कम हो जाती है, मतलब कम आती है, और जो हमारे पास हमारी फाइनल वैल्यू आ रही थी एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के बाद जब हमने हमारा जो हमारा सैंपल है वो मैग्नेटाइज कर लिया, उस केस में हमारे पास वेट की वैल्यू ज्यादा आती है। तो हमारे पास दो अलग अलग वेट आती हैं, दोनों अलग अलग वेट्स का डिफरेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस डिफरेंस वैल्यू से हम फिर कैलकुलेट करते हैं हमारे सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्योंकि यहाँ पे मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया था तो मैग्नेटिक फील्ड को स्टार्ट करने के बाद हमारा सब्सटेंस जो है वो अट्रैक्टेड हो गया और उसने अपना वेट जो है वो इंक्रीज कर लिया। अगर मैं यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज करता तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को यूज करने में मेरे सैंपल का जो वेट होता आफ्टर स्टार्टिंग द एक्सपेरिमेंट वो डिक्रीज हो जाता, इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो जाता। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमारा जो वेट होता है वो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के बाद डिक्रीज इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारा जो सब्सटेंस है वो डायमैग्नेटिक है, इस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से जो हमारा नेट फोर्स होता है वो डाउनवर्ड एक्ट नहीं करता, अपवर्ड एक्ट करता है, जिस वजह से हमारे सैंपल का वेट जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज्ड शो करता है। हमारा सब्सटेंस जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब हमारे सब्सटेंस में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतना ज्यादा हमें वेट के अंदर इंक्रीज मिलेगा और उतनी ज्यादा फिर हमारी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास हमारा पूरा थ्योरेटिकल केस था हमारे गाइस मेथड से रिलेटेड। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को पढ़ने के बाद हम आ जाते हैं हमारे थोड़े से मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे। क्योंकि मैंने बोला कि हमारा सैंपल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टार्ट होने के बाद मैग्नेटाइज हो जाएगा और नेट डाउनवर्ड फोर्स जो है वो एक्ट करेगा, तो उस नेट डाउनवर्ड फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हाफ इंटू ए के एक्स स्क्वायर। ए है यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो हमारी टेस्ट ट्यूब हमने या पायरेक्स ट्यूब हमने ली हुई है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। के है यहाँ पे वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, जो हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी जो टोटल वॉल्यूम है उसकी ससेप्टिबिलिटी हमने कैलकुलेट की हुई है। ये अलग क्वांटिटी होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के कंपैरिजन में। तो के है हमारी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी और एच है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने 5000 से 20000 कॉस के बीच में चूज किया होगा। तो इन सब क्वांटिटीज को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हमारा टोटल फोर्स आ जाता है जो हमारे सैंपल पे एक्ट हो रहा होगा। अब ये वाली जो हमारी इक्वेशन है, ये इक्वेशन बढ़िया काम करती है अगर हम ये एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में कर रहे होते हैं। तो हम पता है कि हम हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो लेबोरेटरी में करते हैं तो परफेक्ट वैक्यूम हम वहां पे क्रिएट नहीं कर पाते, वहां पे एयर का थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस जो है वो हो जाता है। तो एयर का इंटरफेरेंस अगर होगा तो वो हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। तो उस अफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए हम हमारे इस टोटल फोर्स में से एयर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू जो होती है वो माइनस कर देते हैं। तो के हमने यहाँ पे अज्यूम की थी वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी, के डैश हम अज्यूम कर लेते हैं एयर की ससेप्टिबिलिटी। तो हमारे पास एयर की ससेप्टिबिलिटी माइनस करने के बाद जो मॉडिफाइड इक्वेशन आ जाएगी वो ये आ जाएगी। हमने वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी में से एयर ससेप्टिबिलिटी को माइनस कर दिया,
अब हम ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज कर सकते हैं विदाउट वैक्यूम भी। तो ये हमारे पास हमारा मॉडिफाइड फोर्स आ जाता है एक्टिंग ऑन द सैंपल। अब यहाँ पे अगर आप देखो, मैंने जो मेरा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस था वो मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया जिसमें पायरेक्स ट्यूब या गाइस ट्यूब बोल रहा हूँ। और पायरेक्स जो हमारा मटेरियल होता है वो डायमैग्नेटिक होता है। मतलब एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर लिया, और क्योंकि हमारा जो बाहर वाला जो हमारा टेस्ट ट्यूब है वो डायमैग्नेटिक है, तो वो हमारे एक्सपेरिमेंट में जो वैल्यू आ रही है ससेप्टिबिलिटी की उसको थोड़ा सा अफेक्ट करेगा। तो जो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो भी इस फोर्स के अंदर थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेगा, जहां पे हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है वो एक नेट डाउनवर्ड फोर्स लगा रहे होंगे, लेकिन हमारे पायरेक्स ट्यूब के सैंपल की वजह से थोड़ा सा डायमैग्नेटिक करैक्टर आएगा, एक छोटा सा फोर्स अपवर्ड भी जाएगा। तो उस फोर्स को भी हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की वजह से जो फोर्स आ रहा है हमारे पास, उसे मैं पार्शियल से डिनोट कर रहा हूँ। हमारे पास हमारे टोटल फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये हमारे पास हमारा बेसिक मैथमेटिकल काम होता है जो हमें बताना होता है हमारे गाइस मेथड से रिलेटेड। अब मैथमेटिकल इक्वेशंस भी हमें बता दिए, एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर मिनिमम से मिनिमम एरर आए और हमें एक्यूरेट से एक्यूरेट वैल्यू जो है वो मिल जाए हमारे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की। उसके लिए हमने यहाँ पे ये सब इक्वेशन जो है वो पढ़ी, और हम हमारे सैंपल को या हम हमारे इस पूरे वेटिंग बैलेंस को कैलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं। कैलिब्रेशन हमारा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में हम हमारे गिवन जो हमारा अपरेटस होता है उसको एक बिल्कुल करेक्ट वैल्यू पे लेके जाते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास जो हमारा अपरेटस है वो इनिशियली करेक्ट पोजीशंस पे है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, मैं कोई ऐसा स्टैंडर्ड सब्सटेंस ले लूंगा जिस सब्सटेंस की मुझे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी पता होगी। मुझे ऑलरेडी पता होगी कि इस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो 200 आती है। फिर मैं उस सब्सटेंस को इस अपरेटस के अंदर रखूंगा और सारा जो एक्सपेरिमेंट है वो दोबारा परफॉर्म करूंगा। तो मुझे पता है कि 200 वैल्यू आनी चाहिए। अगर मेरे एक्सपेरिमेंट के अंदर वैल्यू कम या ज्यादा आ रही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग मेरा जो बैलेंस है, मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं उनको एडजस्ट करके मेरे सिस्टम को कैलिब्रेट कर दूंगा ताकि जो एक्यूरेट वैल्यू है वो आए। अगर हमारे स्टैंडर्ड सब्सटेंस की एक्यूरेट वैल्यू इसने शो कर दी हमारे अपरेटस ने, इसका मतलब हमारा अपरेटस जो है वो कैलिब्रेट हो चुका है। तो हम जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज करते हैं हमारे सब्सटेंस की हमारे अपरेटस की कैलिब्रेशन के लिए, वो सब्सटेंस है हमारा मरकरी टेट्राथायोसाइनेटो कोबाल्टेट। तो ये हमारे पास हमारा सब्सटेंस होता है स्टैंडर्ड सब्सटेंस जो हम कैलिब्रेशन के लिए यूज करते हैं। ये हमारा सारा कंसेप्ट था गाइस मेथड के रिगार्डिंग। अब गाइस मेथड के हमें क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली एडवांटेज है हमारे पास सिंपल एंड इजी इक्विपमेंट। तो हमारा जो गाइस अपरेटस होता है वो काफी सिंपल है, आप देख ही सकते हो। कुछ ज्यादा चीजें हमने यूज भी नहीं की हैं। जनरली एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लिया हमने, एक हमारे पास हमारी टेस्ट ट्यूब है यानी कि पायरेक्स ट्यूब, एक हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है और चौथा हमारा एनालिटिकल वेट बैलेंस है। तो ऑपरेटर्स के अंदर ज्यादा कुछ चीजें नहीं आ रही, तो ज्यादा टिपिकल नहीं होता, बहुत ही इजी इक्विपमेंट है जो हम बड़े इजीली अरेंज कर सकते हैं और इसको असेंबल भी कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है चीप। इसके अंदर हमने जितनी भी चीजें यूज की हैं वो लगभग सस्ती हैं, तो मतलब कोई महंगा एक्सपेरिमेंट नहीं है, सस्ते में एक्सपेरिमेंट हो जाता है और हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यूज जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड एडवांटेज हमारे पास आ जाती है इजी टू यूज। तो मैंने आपको प्रोसीजर बता ही दिया, आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही वैल्यूज कंसीडर करनी है। एक हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने से पहले, और एक हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का वेट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होने के बाद जब वो सैंपल मैग्नेटाइज होके अपने वेट को इंक्रीज कर रहा है। तो दो ही वैल्यूज हमें चाहिए होती हैं, ज्यादा हमें इसके अंदर कोई मैथमेटिकल काम करना नहीं होता। तो इसलिए बहुत ही इजी टू यूज ये हमारा इक्विपमेंट है। और लास्ट है ऑर्डिनरी बैलेंस स्केल। हमें इसके लिए कोई स्पेशल बैलेंस स्केल लेने की जरूरत नहीं है। ये वाली बात यहाँ पे इसलिए मेंशन की गई है क्योंकि जब भी हम केमिस्ट्री के अंदर कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं तो हमें वो बड़ी छोटी छोटी अमाउंट में यूज करनी होती है। छोटी अमाउंट में यूज करने की वजह से उनको वेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हमारे ऑर्डिनरी वेइंग मशीन को हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे आप टेस्ट ट्यूब ऑलमोस्ट भर ही रहे हो, तो आप काफी लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल यूज कर रहे हो और लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल को फिर हम ऑर्डिनरी बैलेंस स्केल पे यूज कर सकते हैं क्योंकि वो सस्ता आता है। तो ये भी हमारे पास हमारा बेनिफिट है, हमारा वेइंग मशीन पे ज्यादा खर्चा नहीं होगा, वो भी हमें काफी चीप मिल जाती है
क्योंकि हमने यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल यूज किया, तो लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल यूज करने की वजह से हमारा जो सब्सटेंस है, हमारा जो सैंपल है, वो हम ऑर्डिनरी वेइंग बैलेंस मतलब ऑर्डिनरी वेइंग बैलेंस मशीन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हमारे गाइड्स मेथड के कुछ एक एडवांटेजेस थे। अब अच्छी बातों के बारे में पढ़ लिया तो कुछ बुरी बातें भी बतानी पड़ेंगी। तो डिसएडवांटेजेस है इसकी, लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूज करना पड़ता है। देखो यही बात मैंने बोली आपको एडवांटेजेस में कि हमें हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का लार्ज जो अमाउंट है वो यूज करना होता है, जिस वजह से हम ऑर्डिनरी बैलेंस स्केल को यूज कर सकते हैं। तो लार्ज अमाउंट को यूज करना फायदे वाली चीज भी है, लेकिन लार्ज अमाउंट को यूज करना थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी है। जैसे सपोज करो गोल्ड है, गोल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मुझे गोल्ड के लिए ये एक्सपेरिमेंट करना है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि सैंपल यहाँ पे लार्ज अमाउंट में चाहिए, तो लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड जो होगा वो काफी महंगा आएगा और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो चीप से एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्योंकि हमारे इस एक्सपेरिमेंट में लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल चाहिए होती है, तो इस वजह से हम इसको कई बार अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि कई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो महंगे होते हैं, जिन्हें हम इतनी ज्यादा अमाउंट में खरीद नहीं सकते। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल यूज होता है, ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी बन जाती है। सेकंड है हमारे पास यूनिफॉर्म पैकिंग ऑफ द सैंपल। जब भी हम हमारे सैंपल को यूज करते हैं और ऐसे पायरेक्स ट्यूब के अंदर इसको ऐसा लटकाते हैं, तो उसमें हमें इस चीज का खास ख्याल रखना होता है कि हमारा जो सब्सटेंस है उसकी यूनिफॉर्म पैकिंग हो। यूनिफॉर्म पैकिंग से मेरा मतलब है कि हर एक पार्टिकल को हमने इक्वली जो है वो लगाना होता है। यूनिफॉर्म पैकिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे वैल्यूज के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें वैल्यूज एक्यूरेट मिले। अगर हम हमारे सैंपल की पैकिंग जो है वो एक्यूरेट नहीं करेंगे, तो हमारा सैंपल जो होगा वो कंसिस्टेंट वैल्यूज हमें नहीं देगा और हमारे आंसर के अंदर हमें बहुत सारे एरर्स मिलेंगे।